हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब हेल्दी होंगे, मेंटली एंड फिजिकली फिट होंगे। सो हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक जो जून के फर्स्ट वीक में करंट अफेयर्स में थे। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू आपको ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। हाल ही में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक मेंबर से किसी ने पूछा कि मैडम, जो रुपीज गिर रहा है, 100 तक पहुंच गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैडम ने बोला कि 100, 100 इज जस्ट ए नंबर। तो मैं ये देख रहा था तो उस यूट्यूब के कमेंट में किसी ने लिखा था, मैम तो आप सैलरी 1 लाख क्यों लेते हो? 1 लाख इज ऑल्सो ए नंबर, आप तो एक एक रुपये लीजिए। तो देखते हैं कि कैसे रुपये गिरा और फिर क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसी शिफ्ट किया। So government scarps capital gains and withholding tax on FII investment in government bonds, a landmark liberalization। गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन्स और जो इंटरेस्ट टैक्स था उसको जीरो कर दिया, हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा। FII इन्वेस्टमेंट, तो इसका स्ट्रेटेजिक गोल क्या है? अट्रैक्ट टेंस ऑफ बिलियंस इन फॉरेन कैपिटल टू स्टेबलाइज द रूपी एंड डीपन इंडियाज बॉन्ड मार्केट। हम रूपी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ये पॉलिसी शिफ्ट लाके, और इंडिया के बॉन्ड मार्केट को डीपन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में जितने भी कंसेप्ट है ना, वो मोस्टली डिमांड एंड सप्लाई पे चलते हैं। रुपीज गिर रहा है यूएस डॉलर की कंपैरिजन में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अगर मार्केट में यूएस डॉलर को सप्लाई ज़्यादा करेंगे तो रुपीज स्ट्रेंथन होगा, स्टेबलाइज होगा। तो यूएस डॉलर हम कहाँ से लाएंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टैक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने पॉलिसी शिफ्ट की और कैपिटल गेंस और जो इंटरेस्ट टैक्स था उसको जीरो किया। करंट रियलिटी क्या है? रुपी डाउन 10.3% ओवर द लास्ट ईयर। FPI is pulled $28 billion from stock markets in 2026, and FII debt investment stands at just 3.34% of available capacity. So FPI and FII दो टाइप के फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये परसेंटेज भी डिपेंड होता है कि कितना परसेंटेज कंपनी का शेयर फॉरेन इन्वेस्टर ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुडिशरी फास्ट ट्रैकिंग लिबर्टी। हम देखते हैं कि कई बार केस चले जाता है और जब केस का रिजल्ट आता है तब तक बहुत देर हो जाती है, 30-40 साल हो जाते हैं। जिस व्यक्ति से रिलेटेड केस था शायद उसकी डेथ भी हो जाती, तो उससे रिलेटेड कुछ इंटरवेंशन था, तो सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142 टू मैंडेट स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस फॉर रिजर्व जजमेंट्स एंड बेल ऑर्डर्स, a significant step toward enforcing accountability in judicial delays। तो ये जुडिशियल डिलेज में अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन जुडिशियल डिलेज से रिलेटेड। सो आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? आर्टिकल 142 एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी डिग्री और ऑर्डर नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट। तो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो कोई भी डिग्री और ऑर्डर पास कर सकता है कंप्लीट जस्टिस के लिए। तो जुडिशियल डिले से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की हेल्प से स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस बनाई, बेल ऑर्डर से रिलेटेड और रिजर्व जजमेंट से रिलेटेड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस सिस्टमिक डिलेस इन कोर्ट्स एंड प्रिवेंट अननेसेसरी प्री ट्रायल डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स। तो जो सिस्टमिक डिलेज है कोर्ट्स में सिस्टम की वजह से, उनको रिड्यूस करना है। और दूसरा बात, जो अननेसेसरी प्री ट्रायल डिटेंशन है उनको भी प्रिवेंट करना है। फोर पिलर इसका क्या है? स्ट्रेंथनिंग द फंडामेंटल राइट टू स्पीडी जस्टिस अंडर आर्टिकल 21। इसका जो कोर पिलर है वो है हमें स्पीडी जस्टिस, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसको स्ट्रेंथनिंग देनी है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंट। इंडिया 100th रामसर माइलस्टोन।
जो इंडिया की 100 नंबर की साइट है वो उदयपुर में उदयपुर सॉरी उत्तर प्रदेश में सुरहताल हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज 100th रामसर साइट, a landmark achievement in wetland conservation and biodiversity प्रोटेक्शन। तो एक एवियनल बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये जो बर्ड्स है उनका एक स्टे पॉइंट है। ये जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज में बर्ड्स आते हैं उनका ये एक स्टे पॉइंट है। सो रामसर की हम बात करते हैं। व्हाट इज रामसर? रामसर एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन साइंड इन रामसर, ईरान। इंडिया ज्वाइंड इन 1982। तो हमें कोई पूछे कि रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ, कहाँ साइन हुआ, तो ईरान में रामसर में 1971 में। इंडिया ने कब ज्वाइन किया? 1982 में। वाई इट मैटर्स? वेटलैंड्स एक्ट एज कार्बन सिंक्स, फ्लड buffers and critical habitats for migratory bird and aquatic species। वेटलैंड्स एक तरीके से हम देखें तो वेटलैंड्स का बहुत सारा बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये कार्बन सिंक्स के तरह काम करते हैं, फ्लड बफर्स के तरह काम करते हैं। अगर फ्लड आएगी तो वेटलैंड की वजह से वो थोड़ा रिड्यूस होगा उसका इम्पैक्ट। और ये एक क्रिटिकल हैबिटेट है माइग्रेटरी बर्ड एंड एक्वाटिक स्पीसीज के लिए। हम इसे अपने सिलेबस के GS3 से लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम सर्विसेज एंड इंडियाज इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स जो है सिलेबस में। जो मेंस GS3 का आप सिलेबस देखोगे तो उसमें पॉइंट दिया हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम सर्विसेज एंड इंडियाज इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स। तो हम जो ये रामसर माइलस्टोन है 100 साइट, उसको लिंक कर सकते हैं हमारे GS3 के सिलेबस से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। GS पेपर 3 में एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के अंडर हम इसको लिंक कर सकते हैं। सो एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी, हमको दो चीज़ों को लेके चलना है, टू स्ट्रेटेजिक मूव्स, सस्टेनेबल फ्यूचर भी और हमें ग्रोथ की ओर भी ध्यान देना है। So isobutanol initiative, government is evaluating 15% isobutanol blended डीजल। ये डीजल की बात है। पेट्रोल में हमारी जो ब्लेंडिंग है E20 है, एथेनॉल ब्लेंडिंग है, और डीजल में आइसोब्यूटेनॉल है। हमने इनका डिफरेंस प्रीवियस वीडियो में देखा है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, आइसोब्यूटेनॉल किन किन मायनों में एथेनॉल से अच्छा है, और नॉकिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और आइसोब्यूटेनॉल क्यों इम्पोर्टेंट है, टू रिड्यूस, हम क्यों 15% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड करना चाह रहे हैं डीजल में। इसके दो रीजन है, टू रिड्यूस क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस, इकोनॉमिकल रीजन, एंड सेकंड रीजन है कट एमिशंस, एनवायरमेंटल रीजन। तो ये इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से और एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइसोब्यूटेनॉल ऑफर्स हाई एनर्जी डेंसिटी देन एथेनॉल ब्लेंड्स। ये आइसोब्यूटेनॉल का कंपैरिजन हो गया एथेनॉल से, हायर एनर्जी डेंसिटी देन एथेनॉल। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं कोल गैसिफिकेशन। फ्रेश इंसेंटिव अनाउंस्ड टू मॉडर्नाइज डोमेस्टिक फ्यूल प्रोडक्शन थ्रू कोल गैसिफिकेशन, कन्वर्टिंग कोल इनटू सिंथेटिक गैस फॉर क्लीनर एनर्जी यूज। ठीक है, ये भी एक एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। हम इसे लिंक कर सकते हैं GS पेपर 3 एनर्जी एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गवर्नेंस एंड डिजिटल इंडिया। GS पेपर 2 में गवर्नेंस से हम इसे लिंक कर सकते हैं। हमने पढ़ा था जन समर्थ पोर्टल, जिसको 4 साल हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट जंगल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो पहले जब डिजिटली ये सब नहीं था, जन समर्थ पोर्टल, और उससे पहले की हम बात करें आज से 5 या 10 साल पहले की बात, तो कुछ भी अप्रूवल लेना होता था तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे, ऑफिस जाते थे, जो फिर वो ऑफिस में हम उन्हें सबमिट करते थे। वो बोलते थे कि नहीं ये डॉक्यूमेंट आप नहीं लाए, ये लाओ। वापस हम उस डॉक्यूमेंट को लेके जाते थे, फिर से बहुत टाइम लग जाता था इस प्रोसेस में। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जन समर्थ पोर्टल लाया जो UIDAI, सिविल, एग्री, टेक, इन सबसे डाटा ले सकता है, और यूजर उसको क्या है, घर बैठे डिजिटली अपनी एप्लीकेशन डाल सकता है और इन प्रिंसिपल अप्रूवल उसे मिल जाएगा। सो जन समर्थ पोर्टल ए सेंट्रलाइज्ड क्रेडिट लिंक्ड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड integrating multiple government schemes enabling citizens to access loans and subsidies seamlessly under one digital group। तो ये वही बात कर रहा है, इसके द्वारा हम है ना
काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स अवेल कर सकते हैं, जैसे पीएम मुद्रा, पीएम स्वनिधि। ये है ना ऑटोमेटिक ही जो यूजर एप्लीकेशन डालेगा, उसके हिसाब से जो वो डाटा डालेगा अपना कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, इतनी मेरी इनकम, उस हिसाब से उसको गवर्नमेंट स्कीम्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा उस गवर्नमेंट स्कीम से। तो लगभग बहुत सारी इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स है, एंड इट इज़ ए सेंट्रलाइज्ड क्रेडिट लिंक्ड प्लेटफॉर्म। सेंट्रलाइज्ड है, बहुत सारी स्कीम्स एक ही पोर्टल पे हमें मिल जाएगी। ई गवर्नेंस फोकस, ongoing emphasis on improving digital service delivery efficiency across sectors from agriculture to healthcare। हेल्थ से रिलेटेड भी हमने अभी काफ़ी ज़्यादा डिजिटली एम्पावर्ड किया है उसको। सो फोकस क्या है, ई गवर्नेंस पे हमारा फोकस है। रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन, जिससे जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन है जिसकी वजह से रेड टेपिज्म हम जिसे बोलते हैं, उसको कम करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। एंड एनहांसिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अगर रूरल एरियाज में भी कोई है, जो ऐसी जगह भी है जहाँ से गवर्नमेंट ऑफिस काफ़ी दूर है, वो लोग भी गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें, उससे रिलेटेड ये पोर्टल है। तो इट इज़ ए वेरी गुड इनिशिएटिव बाय इंडिया, आई मस्ट से। यूपीएससी एंगल क्या है इसका, लिंक टू डिजिटल इंडिया मिशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रिफॉर्म्स। हम इसे लिंक कर सकते हैं डिजिटल इंडिया मिशन से। फाइनेंशियल इंक्लूजन बिकॉज इट प्रोवाइड्स लास्ट माइल कनेक्टिविटी, एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रिफॉर्म से भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक्स। हमने देखा इस साल कि हमें किस तरीके से एलपीजी की प्राइसेस हाई हुई, लोगों में अनसर्टेनिटी पैदा हुई, फियर पैदा हुआ। तो हमें हमारे फॉरेन रिलेशन स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे ताकि एनर्जी सिक्योरिटी हम नेशन वाइड मेंटेन कर सकें। इंडिया ने ओमान के साथ सेपा को ऑपरेशनलाइज किया। सो इंडिया ओमान सिपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट operationalized. The comprehensive economic partnership agreement is now operational, boosting trade connectivity beyond the Strait of Hormuz, a strategic move for energy security and maritime trade routes. So, इसका जो strategic focus है वो trade connectivity से related है। दूसरा हम बात करें इंडिया नेपाल बॉर्डर की। So, continued monitoring of border developments underscores the importance of neighborhood first policy and managing sensitive bilateral ties with strategic implication for regional stability। इंडिया की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। सो जो बॉर्डर डेवलपमेंट्स में है इंडिया नेपाल पे, इंडिया और नेपाल पे काली रिवर के अलोंग हम बॉर्डर अज्यूम करते हैं, बट काली रिवर के चेंज ऑफ कोर्स की वजह से कुछ कंफ्यूजन है, और दोनों इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर पे सेंसिटिवली नेपाल का कुछ और मत है, आर्ग्यूमेंट्स है, इंडिया के डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स है, डिफरेंट व्यू पॉइंट इससे रिलेटेड। सो जो ये बॉर्डर डेवलपमेंट्स है, इसकी वजह से जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो इफेक्ट हो रही है। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन फॉर रीजनल स्टेबिलिटी को फर्क पड़ रहा है। सो इससे रिलेटेड बातचीत को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, एंड इसको हम लिंक कर सकते हैं जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट में। ये हमारे जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर के अंडर, जो हमारा जीएस पेपर 3 का सिलेबस है एग्रीकल्चर, उसके अंडर पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। खेत बचाओ अभियान, ए न्यू नेशनल ड्राइव फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सोइल हेल्थ, एड्रेसिंग डिग्रेडेशन, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस एंड ensuring लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। सो खेत बचाओ अभियान के 3 एम है। जो डिग्रेड हो रहे हैं लैंड फर्टिलाइजर्स की वजह से, एक्सेसिव फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन को एड्रेस करना और ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। तीसरा हमारा है लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी मेंटेन रखना। तो ये है अभियान, खेत बचाओ अभियान। नेशन ड्राइव फोकस्ड है रिलेटेड टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सॉइल हेल्थ, दोनों को मेंटेन करके हमें चलना है, और इसके ये 3 एम है। दूसरा है महा वाटर मिशन, ए ₹200 crore investment to bolster irrigation infrastructure and water security critical for grain-fed agriculture and
ड्राउट प्रोन रीजन्स, तो जहाँ पे रेन फेड एग्रीकल्चर है या फिर जहाँ पे ड्राउट ज़्यादा आती है, ड्राउट प्रोन रीजन्स है, सूखा ज़्यादा पड़ता है, उससे रिलेटेड हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट है 200 करोड़ का महा वाटर मिशन। ठीक है, फिर हम चलते हैं हमारे जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स में। तो हम पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट उदयक की। PRO's strategic push. The Border Road Organization's Project Udayak represents a major strategic infrastructure initiative enhancing connectivity along sensitive border areas for defense and civilian access. प्रोजेक्ट उदयक है BRO का स्ट्रेटेजिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दो चीज़ों को ये देखता है, डिफेंस कनेक्टिविटी को, ये जो टैंक जा रहा है ये डिफेंस हो गया, डिफेंस कनेक्टिविटी हो जाए, हम जल्दी से जल्दी फोर्स को पहुंचा सके। और दूसरा सिविलियन एक्सेस, सिविलियन भी आसानी से रूट को एक्सेस कर सके। तो PRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका है प्रोजेक्ट उदयक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये एक। ये दोनों चीज़ें देखता है, सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज में डिफेंस और सिविलियन एक्सेस। PRO builds strategic roads for military and local connectivity. ठीक है, institutional reforms debate, ongoing discourse on the limits of judicial intervention and suo motu cognizance, balancing judicial activism with separation of powers and institutional accountability। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है, DPSP है, उसमें हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की है। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो बहुत सारे आर्टिकल है उसमें हम देख सकते हैं कि एक सेपरेशन ऑफ पावर्स है, बट जुडिशियल इंटरवेंशन की वजह से ये सेपरेशन ऑफ पावर्स पे कितना इफेक्ट पड़ता है, क्या जुडिशियल एक्टिविज्म बैलेंस्ड है कि नहीं, इस पे से रिलेटेड डिबेट है। सो एक तराजू में जुडिशियल इंटरवेंशन लिमिट्स एंड दूसरे में सुओ मोटो कॉग्निजेंस डिबेट। सो कहाँ तक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ठीक है, क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर को इफेक्ट कर रहा है, किस प्रकार इफेक्ट कर रहा है। तो उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, डिबेटिंग द प्रॉपर रोल ऑफ जुडिशरी विद इन ए सेपरेशन ऑफ पावर्स फ्रेमवर्क, किस लिमिट तक जुडिशरी को इंटरवेंशन करना चाहिए ताकि सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से करंट अफेयर्स को हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। सो द पाथ हेड की टेकअवेज, लिंक इवेंट्स टू थीम्स, connect each development to foundational themes in economics, polity and environment for 2027 prelims and mains। देखो, आपने स्टैटिक पढ़ा, अब आप डेली करंट अफेयर की न्यूज़ पढ़ रहे हो, आपने 10 न्यूज़ पढ़ी, 20 न्यूज़ पढ़ी, ऐसे करके आपने काफ़ी पाइल अप कर लोगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, और लास्ट में आप उसको मग अप करके जाने की कोशिश करोगे, तो वो एक इफ़ेक्टिव तरीका नहीं होगा। वहीं अगर आप जो आपने पढ़ा आज, मान लो कि आप 10 नहीं पढ़ पाए, 5 ही करंट इवेंट पढ़ पाए, लेकिन उनको आपने अच्छे से लिंक किया जो अपनी फाउंडेशनल थीम्स है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट में, तो आपका नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। और आपके पास डिटेल्ड जो एक होता है कंटेंट मेंस के लिए, वो प्रिपेयर हो जाएगा। फोकस ऑन द वाई, अंडरस्टैंड द रेशनल बिहाइंड पॉलिसी, स्पेशली बैलेंस ऑफ पेमेंट डायनेमिक्स एंड जुडिशियल एफिशिएंसी रिफॉर्म्स। तो आप मेंस में क्वेश्चन देखिए तो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस होता है उनका। सो ऑलवेज फोकस ऑन वाई दिस इश्यूज, वाई दिस इश्यू एंड क्यों हो रहा है ये इशू, किस वजह से हो रहा है, इसके अराउंड क्या क्या डिबेट पॉइंट्स है, क्या क्या व्यूज़ है, डिफरेंट व्यूज़, आप उनको उनके बारे में जानने की कोशिश करें, अपने आप से लिखने की कोशिश करें। एंड थर्ड, स्टे कंसिस्टेंट, यूज वीकली समरीज फॉर कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन। देखिए, आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन आपको एक कॉम्प्रहेंसिवली रिवाइज करते हुए जाना है। जैसे आपने 7 दिन करंट अफेयर्स पढ़ा, तो उसको वीकली आप एक कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट बना लीजिए या कॉम्प्रहेंसिव कोई वीडियो देख लीजिए रिवीजन की। फिर आप मंथली उसको कॉम्प्रहेंसिवली रिवाइज कीजिए, मंथली जो मंथली आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, उससे जो आपके पास क्या होगा ना, इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको एग्जाम से पहले कि आपका जो सिलेबस है वो आपके काबू में आ जाएगा या लिमिट में हो जाएगा। करंट अफेयर इज मैराथन नॉट ए स्प्रिंट। ये आप चाहो कि आप लास्ट में मार्च में सब कुछ पढ़ के चले जाओगे, तो वो एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है। ये एक मैराथन है, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा।
और इसको शुरू से ही आप अगर इसको लिंक करके चलेंगे तो आपकी स्टडी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर द जून 15 2026 एडिशन, रिवाइज दिस वीक्स नोट्स बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।